नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन में प्रमुख तौर पर बात होगी यास तूफान के खतरे की, क्योंकि तूफान का खतरा बंगाल और ओडिशा पर मंडराने लगा है। तेजी से पांव पसारते ब्लैक फंगस की भी अपडेट आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे इसकी दवा की किल्लत से मामला गंभीर होता जा रहा है। और साथ ही आपको दिखाएंगे जबलपुर की एक लाइव तस्वीर, कैसे पुलिस ने नाटकीय अंदाज में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले वांटेड आरोपी को धर दबोचा। लेकिन शुरुआत करेंगे यास तूफान के खतरे की। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। इसका ट्रेलर ओडिशा में दिखने लगा है। ओडिशा के पाराद्वीप में रुक रुक कर इस वक्त बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के उपाय भी तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इससे सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा। ये तूफान से पहले की शांति है। ऊपर से समंदर शांत दिख रहा है, लेकिन बड़ी हलचल आने वाली है। अरब सागर में ताउते तूफान को गुजरे अभी कुछ ही दिन बीते हैं और अब बंगाल की खाड़ी में यास नाम के बवंडर की एंट्री हो रही है। आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में उठा हवा का बवंडर अगले 24 घंटों में गंभीर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस तूफान के 26 तारीख को किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और मयूरभंज तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। इसका असर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा भी जताया है। इस साइक्लोन का असर 25 मई से ही पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लग जाएगा। इन इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर समुद्र में तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठेंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवाओं के दबाव से फिलहाल यही आशंका है। ओडिशा के पारादीप से बंगाल के सागर आइलैंड के बीच तूफान तट से टकरा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल की सीमा पर हो सकता है। तूफान से प्रभावित होने वाली सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। तट के पास से आबादी को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ ने 150 से ज्यादा टीमों की तैनाती की है। 50 टीमों को रिजर्व रखा गया है। तूफान की चपेट में आने वाले पेड़ हटाने के लिए 35 टीमें तैनात हैं। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर, गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। वायुसेना ने एनडीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेत दूसरे इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 11 ट्रांसपोर्ट विमान और 24 हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेल ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त यास तूफान पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त दीघा से जुड़ गए हैं। बालासोर से हमारे संवाददाता कमलजीत संधू जुड़ गए हैं। सबसे पहले बालासोर का रुख करेंगे। कमलजीत,
अनुपम का रुख करेंगे सबसे पहले। अनुपम, जिस तरीके से अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है, क्या दीघा में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है? जी बिल्कुल, वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होके रखा है। यहां पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेज़ी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है, इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज़्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफ़ान का असर और ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफ़ान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से, और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहाँ से दीघा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो विंड स्पीड है, जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से, जो विंड स्पीड हवाओं की तेज़ी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी हमें दिखाई पड़ रही है, बादल छट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें, तो बादल ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहाँ पर मैं हूँ, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहाँ पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। साथ ही अनुपम, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से इस वक्त समुद्र उफान पर है। कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या एहतियातन लोगों को वहां से हटाया नहीं गया अभी तक? जब लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन जो मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं एडवेंचरस लोगों की, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, हालांकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। कुछ लोकल लोग ज़रूर आ रहे हैं जिनको हटाने की कोशिश हो रही है। सिविल डिफेंस की ओर से भी लोग यहाँ पर बीच बीच में आकर जो भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, उनको हटा रहे हैं। हालाँकि इस तरह की ये जो बीच है, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बीच है, वैसी स्थिति बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। लगभग सन्नाटा सा है, लेकिन कुछ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो जो लहरें हैं, इस तरह की लहरें कम देखने को मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़रूर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है, सिविल डिफेंस की टीम भी है और पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो लोगों को अंदर या समुद्र में नहाने से तो बिल्कुल रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया जा रहा। और जो कंडीशन है, मैं दिखाऊंगा समुद्र की कंडीशन। ये जो स्थितियाँ हैं, ये नहाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी पूरी तरह से अपने उफान पर है समुद्र। लहरें काफ़ी ऊँची उठ रही हैं, कम से कम 3 से 4 फीट ऊँची लहरें उठ रही हैं, और जो अंदाज़ा लगाया गया है कल तक ये 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तो ऐसे में समुद्र में जाने लायक स्थितियां नहीं है, पहले से ही मना कर दिया गया है। और जो कच्चे घर हैं तटीय इलाकों में, उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है ऊंची और सेफ जगहों पर, जो साइक्लोन सेंटर बोलते हैं। देखिए, अभी एक पुलिस की एक और टीम यहाँ पर आ रही है। लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त भी लगा रही है, देख रही है लोग किनारे पर हैं कि नहीं है। अगर कोई किनारे पर है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तटबंध बना हुआ है यहाँ, उसके उस पार किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट भी धीरे धीरे दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पर हर जगह किया जा रहा है। और ये पुलिस की जो गश्त की टीम है, टुकड़ी है, वो लगातार यहाँ पर गश्त लगा रही है। आप भी अनुपम उचित दूरी बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि लगता है कि तूफान का खतरा कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये खतरों का दौर है, क्योंकि कोरोना महामारी से हम पहले ही लड़ रहे हैं। इस बीच ताउते तूफान गुजर चुका है, अब यास तूफान की बारी है। लेकिन इस सबके बीच एक नया खतरा ब्लैक फंगस का सामने आया, जिसके मामले लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि कोरोना की तरह इसके भी नए नए रूप यानी कि वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। विकराल हो रहा है ब्लैक फंगस। दिल्ली ने पहले कोरोना की लहर देखी और अब ब्लैक फंगस का खतरा।
दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की दिल्ली में भारी कमी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बना लिए गए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। ये खुद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी स्वीकार कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। नंबर कितना है ब्लैक फंगस के मरीजों का? लगभग 500 के करीब है। ब्लैक फंगस के बीमार दिल्ली से सटे यूपी में भी काफी हैं। लखनऊ के KGMU में अब तक ब्लैक फंगस के 149 रोगी भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 14 नए रोगी भर्ती हुए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। कल ब्लैक फंगस का कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हो पाया। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 20 मरीज भर्ती हैं। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मेरठ में ब्लैक फंगस के अब तक 106 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सिर्फ 6 लोग ही इस बीमारी को मात दे पाए हैं। अभी हमारे पास केवल ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और कितने पेशेंट अभी एडमिट हैं? लगभग 55 मरीज भर्ती हैं अभी। उसमें कुछ कोविड पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं, लगभग आधे हैं। ब्लैक फंगस मथुरा तक पहुंच चुका है। मथुरा जिले में ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक की मृत्यु हो चुकी है। जनपद मथुरा में अभी तक 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक की अभी डेथ हो चुकी है जयपुर में। बाकी जो जितने भी हमारे मरीज हैं वो लगातार कहीं ना कहीं फैसिलिटियों में भर्ती हैं। एम्स में भी भर्ती हैं हमारे कुछ मरीज, और जयपुर में भर्ती हैं, और कल एक हमारे द्वारा SN मेडिकल कॉलेज आगरा में भी भर्ती कराया गया है। जाहिर है खतरा पांव पसार रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसके नए नए रूप भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद देश में येलो फंगस के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से मिला। इसके साथ ही मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी मिले हैं, यानी तीनों तरह के फंगल इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस पहले के दोनों वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट हैरत में हैं, क्योंकि येलो फंगस का संक्रमण इंसानों में आसानी से नहीं पनपता। ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतुओं में पाया जाता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही वजन कम होने लगना। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव सबसे घातक है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। आज तक ब्यूरो। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टर्स के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत रामदेव के एक बयान से हुई। बयान में दरअसल रामदेव ने एलोपैथी को दिवालिया साइंस बताया और कहा कि एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की जान चली गई। इस बयान पर IMA आग बबूला हो गया। IMA ने सरकार को रामदेव के बयान के खिलाफ चिट्ठी लिखी, जिसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव से बयान वापस लेने के लिए कहा। आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास पढ़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके, वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने ये धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं।
ये भी सारा काम वही करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, आर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूं, स्वामी जी क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है। जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना। कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। आप स्वामी रामदेव की जान लेना चाहते हो क्या? मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? ये तो अशोभनीय बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है? पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूँ, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, आपकी बात बड़ी करता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। बताइए ना जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है? आपकी बात बड़ी करता हूँ। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूँ 50,000 बेड का पतंजलि में बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। आयुर्वेद से, योग से, और जहां एलोपैथी की जरूरत है एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से मिलकर के लोगों का भला हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या आपको डॉक्टर साहब? आप ये बताइए। अरे पर आप हमको क्यों? मुझे लगता है आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे ना डॉक्टर साहब, तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात क्या कर रहे हैं? हमारा सारा देश अनुलोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, पर बात सीधी सी है कि कोरोना क्यों नहीं थम रहा? बाबा रामदेव जी, तबीयर हार्ट अटैक में अंजना जी मुझे बताएं, आप उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कराएंगी या वो जो बंदे को सांस ही नहीं आ रहा उसको कहेंगे अनुलोम विलोम करो? बाबा जी ने क्या दिया? हार्ट अटैक हुआ है, वहां कहेंगे अनुलोम विलोम करो? अरे भाई, पेशेंट इस हालत में रहता है। मैंने 10 बार कह लिया भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, सर्जरी में बहुत आगे हैं, लेकिन पता ही नहीं है। कह रहा हूँ सीपीआर में कोई ड्रग नहीं लगती, सिर्फ चेस्ट पंप किया जाता है। जो एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई भी गलत फहमी, कोई भी झूठा, अगर कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकती है। ये सब बात जानने के बाद में इन्होंने वो स्टेटमेंट वापस लिया है। ये तो दोनों स्टेटमेंट देखो कैसे थे, और आज क्या बोल रहे? कुछ दिन बोलने का था ना, खिलवाड़ किया, ये किया, वो किया। आज बोलते हैं मैं मानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इमरजेंसी दवाई में एलोपैथी मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे आज वो टाइम के सोए थे क्या? आप भी तो मान लो,
आप भी तो मान लो मेरे भाई साहब ले ले जी। मेरे को कोई आपने जो मेरे को एलोपैथी के बारे में बोला है उसके बारे में बात करिए। मेरे को दूसरा कोई सुनना नहीं है, दूसरा कोई बोलना नहीं है। बाकी जब भी डिबेट मेरे पास आ जाओ, आपका 1 महीने में मैं 15 किलो वजन कम करके और आपको योग आयुर्वेद का भक्त बना करके भेजूंगा। हम लोग कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, ये चीज टॉलरेट नहीं। प्रणाम, ऑल ओवर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, 15-20 लाख का बिल नहीं बनेगा। हम लोग जाएंगे, जिधर जाना है उधर जाएंगे। मिलकर के काम करते, मिलकर के काम करते। इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा शीतली शीतकारी कर लो। देखो ऐसे आप गलत रोड के ऊपर मत लेके जाइए। आप जिस दिन जो बात किया था उसके लिए बात करना, थोड़ा भ्रामरी उद्गीत कर लो। का मुझे कोई बात नहीं करना है। अब जो ये स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है लोगों का, और स्ट्रेस मत बढ़ाइए, थोड़ा सा शांत हो जाए। डॉक्टर साहब आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आप हमको डाइवर्ट मत करिए, मैं सब समझता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बालक से भी सीख सकते हैं, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं तो आपसे भी सीख लूंगा। हाँ सिखाऊंगा आपको, आपको डॉक्टर साहब बीपी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाओगे कुर्सी से, दिक्कत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अभियुक्त और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भागने में कामयाब रहा है। मेहुल चोकसी के एंटीगुआ से क्यूबा भाग जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो चोकसी भारत में प्रत्यर्पण के डर से क्यूबा भाग गया है। रुकना हो गया आज, इस ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।